बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक चुनाव में खेल किया, वही खेल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी या तेजस्वी प्रसाद यादव जी बहुत ढंग से करना चाहते हैं। इसलिए ये जाति आधारित जनगणना कराना चाहती है, उपजाति नहीं जनगणना कराना चाहती है। तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक बयान है जो आपको याद होगा कि गाय भैंस का जब आप गणना कर सकते हैं तो आदमियों का गणना क्यों नहीं हो सकता है जाति। और जो नीतीश कुमार जी की राजनीति है कि एक जो कहता है कि दबंग जातियों का एक समूह का कलेक्शन चाहते हैं नीतीश कुमार, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका समर्थन नहीं किया, ना कभी विरोध किया कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपका आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी जाति क्या है। बराबर सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को कह रही है कि भाई जाति आधारित जनगणना के पक्ष में आप नहीं। स्कूल में नर्सरी का फॉर्म हो या एलकेजी का हो, वहाँ पर जाति लिखी रहती है। इतना आयोग आपने बनाया। अभी वर्तमान में सरकार यहाँ पर हाई कोर्ट के कड़ी फटकार के बाद राज्य सरकार यहाँ पे पिछड़ा आयोग का गठन किया। जाति में अगर बांट कर फिर आप करेंगे तो ये ऐसा जिन है कि अगर एक बार निकलेगा तो बिहार का प्रोग्रेस और शांति दोनों छीन जाएगी। वो तो 32 साल से आप बिहार की सत्ता में हैं, तो उसके बावजूद भाजपा ने भी तो बिल्कुल देखिए, अगर 32 साल में भी बिहार अगर अगर विकास के राह पर नहीं आया है तो बड़ा दुर्भाग्य है। आपके दरवाजे पर और आपसे कोई पूछने जाएगा कि आपके घर में कितने सदस्य रहते हैं, आप किस जाति से आते हैं, किस उपजाति से आते हैं, कौन सा धर्म है। जी हाँ, जातिगत जनगणना की बात कर रहे हैं और बिहार में अब शुरू हो गया है। 7 जनवरी से जातिगत जनगणना बिहार में शुरू है। पहले चरण में मकानों की गिनती होगी और दूसरे चरणों में आदमियों की गिनती होगी और इसी पर चर्चा होगी। राजनीति को नज़दीक से समझने वाले और खास करके बिहार की राजनीति को नज़दीक से समझने वाले चंदन सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। और राजनीतिक गतिविधियाँ क्या है बिहार में, आखिर जातिगत जनगणना को लेकर एक पक्ष नाराज क्यों है, आखिर इससे नुकसान क्या है, फायदे क्या हैं, इस पर चर्चा होगी। चंदन जी, सबसे पहले तो आपके दरवाजे पर कोई पहुंचा कि नहीं जाति पूछने? नहीं, अभी तक तो नहीं पहुंचा है। हाँ। लेकिन देखिए, बराबर सत्ता पक्ष भारतीय जनता पार्टी को कह रही है कि भाई जाति आधारित जनगणना के पक्ष में आप नहीं हैं। हाँ। जो लोग आज सत्ता में बैठे हुए हैं, शशांक जी, केंद्र में वो लोग सत्ता में थे, उस समय जातीय जनगणना हुई थी, लेकिन उसकी रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था। आज ये जाति आधारित जनगणना करा रहे हैं, लेकिन करा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम समाज के वैसे वर्ग को चिन्हित करना चाहते हैं जिनके पास अभी तक विकास नहीं पहुंचा है, जो मुख्य धारा में नहीं आए हैं। तो सरकार तो देखिए शशांक जी, बच्चा जन्म लेता है उस समय भी वो सरकारी हॉस्पिटल हो या प्राइवेट हॉस्पिटल हो, उसको सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसकी जाति लिखी रहती है। स्कूल में नर्सरी का फॉर्म हो या एलकेजी का हो, वहाँ पर जाति लिखी रहती है। मैट्रिक हो या कोई भी प्रतियोगिता अगर फॉर्म भी भरता है तो उसमें तो उसकी जाति लिखी रहती है। जातीय आंकड़ा राज्य के पास भी और केंद्र के पास भी, दोनों के पास उपलब्ध है जी। और सरकार कहती है कि हम जो पिछड़े रह गए हैं। कितना आयोग आपने बनाया। अभी वर्तमान में सरकार यहाँ पर हाई कोर्ट के कड़ी फटकार के बाद राज्य सरकार यहाँ पे पिछड़ा आयोग का गठन किया और पिछड़ा आयोग के माध्यम से कई ऐसे मंत्रालय हैं जहाँ SC ST मंत्रालय और ये जहाँ सरकार प्रॉपर जिसको कहते हैं, जो समाज में पिछड़े वर्ग के लोग हैं उनके लिए फंड एलोकेट करती है, उनके लिए वैसी योजनाओं को लाती है कि समाज के मुख्य धारा में वो संलिप्त हों, मजबूत हों, सशक्त हों, वो चाहे आर्थिक रूप से हो या राजनीतिक रूप से हो। सरकार पूरा प्रयास करती है। तो अब सरकार किसको आगे लाना चाहती है या किस लिए ये जाति आधारित जनगणना कराना चाहती है, उपजाति नहीं जनगणना कराना चाहती है। अच्छा, इसमें बहुत एक विशेष बात है कि सरकार कह रही है कि मुख्य जाति को ही गणना करेंगे, उपजाति को नहीं करेंगे, जबकि इनके उप मुख्यमंत्री डिप्टी CM तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक बयान है जो आपको याद होगा
कि गाय भैंस का जब आप गणना कर सकते हैं तो आदमियों का गणना क्यों नहीं हो सकता है, जातियों का गणना क्यों नहीं हो सकता वो है? तो रहा जातिगत तो जनगणना। जाति आधारित जनगणना हो रहा है, इसमें उपजाति की नहीं हो रही है ना। हाँ, उपजाति की नहीं हो रही है। जैसे कि अब रख लीजिए कि यादव, अब मंडल एक नाम हो गया, मंडल मतलब यादव भी लिखता है। यादव में कितनी उपजातियां हैं, उसकी अब गिनती जैसे होनी कि चाहिए। मंडल एक नाम यादव, हो गया। हाँ, वो अब भी मंडल यादव भी लिखते हैं, मंडल कुर्मी भी लिखते हैं, मंडल और भी जाति में लोग लिखते हैं। राय की बात कर लेते हाँ, हैं, राय भूमिहार भी लिखते हैं सब। तो इससे जो है पूरा निकल कर सामने नहीं आएगा। इसमें क्या होगा कि कुछ प्रमुख जातियां ही इसमें हावी होंगी। और जो नीतीश कुमार जी की राजनीति है कि एक जो कहा जाता है कि दबंग जातियों का एक समूह का कलेक्शन चाहते हैं नीतीश कुमार, समाज के वैसे तबके का गणना नहीं चाहते हैं जो समाज में वाकई में पिछड़ा रह गया है। एक सवाल ये है कि जातिगत जनगणना की जब मांग उठी 2019 में, उसके बाद विधानसभा में पारित हुआ, 19 में भी पारित हुआ, 20 में भी लागू करने के लिए कि जातिगत जनगणना हो। फिर केंद्र में से बात हुआ कि जातिगत जनगणना हो। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को अर्जी दी कि भाई जातिगत जनगणना बहुत मुश्किल है। बिहार सरकार ने जब ये निर्णय लिया कि हम खुद से कराएंगे, उस समय एनडीए की सरकार थी और उस समय भाजपा के तमाम नेता नीतीश कुमार के साथ बैठकर समर्थन दे रहे थे और आज वही नेता उसका विरोध कर रहे हैं। मतलब समझ नहीं आता कि शशांक राजनीति कैसे हो रही है। शशांक जी, भारतीय जनता पार्टी ने कभी इसका समर्थन नहीं किया, ना कभी विरोध किया। समर्थन इसलिए नहीं किया कि ऑलरेडी पहले केंद्र सरकार एक बार करा चुकी है। सुन लीजिए। दूसरा, राज्य में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे और उनके सहयोगी दल के रूप में भारतीय जनता पार्टी थी, लेकिन राष्ट्रीय जनता दल का ये एक एजेंडा और नीतीश कुमार जी का एजेंडा, उसी समय से आपस में इन लोग का बहुत प्रेम बढ़ा। भारतीय जनता पार्टी इस चीज़ को समझ रही थी और लेकिन इस खेल को नीतीश कुमार जी ने एक अमली रूप दिया जहाँ की उपजाति को हटा दिया। उपजाति नहीं होने से और बिहार से वो तमाम प्रवासी, शशांक जी, जो आज के समय में बिहार से बाहर रह रहे हैं, देश के कोने कोने में फैले हैं। और वो देखिए, जब कश्मीर में गोली लगती है एक फुचका वाले को और महाराष्ट्र में पीटा जाता है एक ठेला वाला, खुमचा वाला, चाहे मध्य प्रदेश में हो चाहे हरियाणा में हो, तमाम देश के अलग अलग राज्यों में बिहारी फैले हुए हैं। आपको तो उनको बुलाना चाहिए और एक सही आंकड़ा। देखिए, इसमें हिडन एजेंडा है, सरकार का हिडन एजेंडा है जिसमें नीतीश कुमार जी और तेजस्वी प्रसाद यादव जी का एक बहुत गहरा षड्यंत्र लग रहा है कि आपके सीमांचल के इलाके में और आपके कोसी बेल्ट में ये रोहिंग्या जिस तरीके से शरणार्थी यहाँ पर आए हुए हैं भारी मात्रा में, और जाति आधारित जनगणना के माध्यम से यह सरकार उनको वैध ठहराना चाहती है। कैसे, क्या मतलब, क्या तथ्य? देखिए, जब उनकी गणना आप करेंगे और वो बताएंगे कि हम यहीं के हैं, आप तो पूछ रहे हैं कि उनसे सर्टिफिकेट मांगा जाएगा ना। कहाँ सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है? सर्टिफिकेट शशांक जी आपके भी घर पे आएंगे तो आपसे पूछेंगे कि आपके घर में कितने लोग हैं, आपका आर्थिक स्थिति क्या है, आपकी जाति क्या है। ये इसमें कोई आपका सर्टिफिकेट नहीं मांगा जा रहा है, ये आधार कार्ड वाला काम नहीं है। इसमें तो होगा ना कि एक बना बनाया घर की जाति पूछने में, क्यों कि पहले मकानों की गिनती हो रही है। अब तो रेंट पे भी है ना। अगर आप रेंटर हैं, मान के चलिए आप रोहिंग्या मुसलमान हैं और आपका मकान मालिक अगर आपको सर्टिफाइड करता है कि नहीं ये हमारे रेंटर हैं, ये घर में इतने लोग हैं, तो आपका भी सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। आप तो प्रमाणित हो गए कि आप बिहारी हैं। तो बंगाल में जिस तरीके से ममता बनर्जी ने एक चुनाव में खेल किया, वही खेल कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी या तेजस्वी प्रसाद यादव जी बहुत ढंग से करना चाहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं अब सावधान होने की ज़रूरत है, क्योंकि एक इतना बड़ा समूह को जब जाति आधारित जनगणना में सम्मिलित कर लिया जाएगा, जो बिहारी ही नहीं देश का भी नागरिक नहीं है, और उसको कहीं ना कहीं यहाँ पर नागरिकता मिल जाएगी एक तरीके से, और वो एक वोट बैंक ऐसा हो जाएगा जो बराबर बिहार के राजनीतिक समीकरण की दशा और दिशा तय कर देगा। तो कहीं ना कहीं ये एक खतरा है। आप ये कहना चाहते हैं कि जातिगत जनगणना से ये होगा कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव को कोई हटा नहीं पाएगा?
करना तो ये यही चाहते हैं कि तो देखिए भाजपा जब विरोध क्यों नहीं कर जब रही? भाजपा विपक्ष में विरोध क्यों नहीं कर? आपने एक बात कहा कि भाजपा इसके पक्ष में भी नहीं है और इसके विरोध में भी नहीं है, तो आखिर कर क्या रही है भाजपा? देखिए जब जाति पर जब आप कोई चीज लाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी थोड़ा सेटबैक हो जाती है, क्योंकि देखिए आज के समय में लगता है जैसे कि पिछड़ा अति पिछड़ा पर ही राजनीति का जो है ना पिलर टिका हुआ है, और आज के समय में पिछड़ा और अति पिछड़ा जो समाज है ये पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखता है चुनाव में भी, और यही कहीं ना कहीं नीतीश कुमार जी को लगता है कि इस वोट बैंक को जो इनके पास कभी था इसको फिर से हासिल करना है। मतलब हमको लगता है जनगणना से हासिल हो जाएगी। देखिए हमको ऐसा लगता है, देखिए एक चीज़ तो इससे होगा कि जब अगर ये फुल फ्लेज में जब आएगा और इसका रिपोर्ट सामने आएगा तो एक खतरा ये है कि शशांक जी जैसे आप ब्राह्मण हैं तो आपको 5% या 10% आपको जो आरक्षण मिल रहा है और मैं मान के चलिए कि कोई पिछड़ा हूँ जो मेरा एक अलग पैमाना है आरक्षण का, तो हमको ये पता चल जाएगा कि आपकी संख्या 5 ही है, तो आपको उस पर आना पड़ेगा। और मेरा जो है कि आरक्षण का एक सीमा अब हम बढ़ाने का मांग करेंगे, तो ये समाज में एक जो तनाव जो उत्पन्न होगा, क्योंकि बिहार देखिए मंडल के दशक से उभरा हुआ है। मंडल के दशक में जिस तरीके से बिहार में अराजकता की एक स्थिति आई है, उस दौर में फिर नीतीश कुमार जी ठेलना चाहते हैं। जातीय उन्माद 90 के दशक के पहले किस तरीके से बिहार में था, उसी उन्माद में ये कहीं ना कहीं बिहार को फिर से फंसाना चाहते हैं। वो तो कहते हैं, देखिए देश के कई राज्यों में गणना हुई है लेकिन कहीं भी आपने जातीय उन्माद नहीं देखा होगा, लेकिन बिहार ऐसा राज्य है कि यहाँ अगर ये जाति में अगर बांटकर फिर आप करेंगे तो ये ऐसा जिन है कि अगर एक बार निकलेगा तो बिहार का प्रोग्रेस और शांति दोनों छीन जाएगी। वो तो कह रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो जाएगी तो बिहार विकसित, मैं तो वही कह रहा हूँ शशांक जी, बिहार उस ट्रैक पे आ जाएगा जब विकास के आप 17 साल से बिहार की सत्ता में हैं और आप जिसके साथ साझेदार हैं वो 15 साल रहे, 32 साल से आप बिहार की सत्ता में हैं, तो उसके बावजूद भाजपा ने भी तो बिल्कुल देखिए अगर 32 साल में भी बिहार अगर आपका अगर विकास के राह पर नहीं आया है तो बड़ा दुर्भाग्य है। आप जाति आधारित जनगणना करके समाज को एक दूसरे से लड़वाना चाहते हैं, बैर करवाना चाहते हैं, तेरी जाति ये, मेरी जाति ये, मैं कम तू ज़्यादा, वो चक्कर में बिहार को नहीं फंसना है। देखिए हम लोग को गुजरात के तरह, हम लोग को हरियाणा के तरह, हम लोग को महाराष्ट्र के तरह धर्म वाला राजनीति अच्छा है? नहीं बिल्कुल नहीं। देखिए धर्म और जाति पर अगर नहीं बिल्कुल वो वाला राजनीति नहीं, लेकिन देखिए धर्म पे राजनीति तो नहीं करना चाहिए, लेकिन जो आपके संसाधन हैं शशांक जी, अभी अगर उस संसाधन में अगर बाहर के लोग को आप एडॉप्ट कीजिएगा तो आप ही के जो जनरेशन के लोग हैं उनके लिए कम पड़ जाएगा। तो हमारी तो जनसंख्या एक तो ऐसे ही बढ़ रही है और उस पर भी अगर आप रोहिंग्या जैसे समाज को अगर बिहार में शरण देंगे और उनको वैध करना चाहेंगे तो हमको लगता है कि आगे की राजनीति के लिए बहुत दिक्कत हो जाएगी, बहुत दिक्कत होगी। तो देखिए जातिगत जनगणना से क्या फायदे होंगे, क्या नुकसान होगा, ये चंदन जी बता रहे थे। चंदन जी ने बताया कि जातिगत जनगणना होगी तो फायदा 2 ही व्यक्ति को होगा, वो भी नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव। नुकसान सभी को होने वाला है, लेकिन इनका एक सवाल था कि भाजपा इसके विरोध में भी नहीं है और पक्ष में भी नहीं है। तो बस एक ही जाते जाते एक सवाल यही है कि अगर भाजपा इसके पक्ष में नहीं है, विरोध में नहीं है, तो इसका ये मतलब हुआ कि जब फायदा होगा जातिगत जनगणना से तो भाजपा कहेगी कि इसीलिए तो हम इसका विरोध नहीं कर रहे थे, और जब इसका मतलब उसका दिखने लगेगा तो कहेगा इसीलिए हम इसके पक्ष में नहीं एक तरफ से तो भारतीय जनता पार्टी ने तो इनकार कर दिया ना, जब सारी पार्टी का एक शिष्टमंडल गया माननीय प्रधानमंत्री से मिलने के लिए और वहां से रिफ्यूज कर दिया गया। केंद्र ने इनकार किया था, संसद में खड़े होकर वहां मंत्री ने कहा। विधानसभा की अगर हम बात करें, बिहार की बात करें, तो एनडीए की सरकार में तारकिशोर प्रसाद, संजय जायसवाल, बड़े बड़े नेता नीतीश कुमार के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय के बाहर वहीं बैठ के। देखिए यहाँ पर सीधे सीधे नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि जाति पर ही सब कुछ हो। हाँ,
वही जिन बराबर जातीय आधारित जनगणना का निकाल रहे हैं। बराबर कोई भी, अगर आप अपर क्लास में भी चले जाइए शशांक जी, तो कोई नहीं कह रहा है कि कोई समाज का अगर वंचित है, जिसके तक विकास नहीं है, जो गरीब है, उसको सरकार मदद ना करे। विभिन्न योजनाओं के माध्यम से होता है। आज के समय में आप हमको बता नहीं सकते हैं कि सवर्ण छात्रावास कहाँ है बिहार में, लेकिन आप बता सकते हैं कि पिछड़ा छात्रावास कहाँ है, अंबेडकर छात्रावास कहाँ है, अति पिछड़ा छात्रावास कहाँ है। तो बराबर सरकार के माध्यम से इस समाज के उत्थान के लिए कार्य होता है। लेकिन जानबूझकर अगर आप अपने सहयोगी को कहिए कि नहीं, जाति आधारित जनगणना हमको कराना है, जाति आधारित जनगणना, हमको जाति के राजनीति करना है, तब तो कोई आपको रोक नहीं सकता है। आप बिहार के सर्वे सर्वा हैं, आप मुखिया हैं। जब आप जातीय उन्माद में ही बिहार को धकेलना चाहते हैं, तब तो उसके लिए कोई कुछ नहीं कर सकता। चलिए, तो जातिगत जनगणना शुरू हो गई है, 7 जनवरी से ये शुरू हुई है। आपके भी दरवाजे पर कोई जाएगा, हो सकता है संभवतः शिक्षक जाएं या कोई और अधिकारी जाएं, पूछेंगे कि आप किस जाति से हैं, आपके घर में कितने लोग रहते हैं, कौन कौन लोग बाहर गए हैं। और शिक्षकों पे भी मैं अगर 2 शब्द सिर्फ कहूंगा, बता दीजिए कि शिक्षकों। देखिए, जाति आधारित जनगणना में प्राइमरी शिक्षकों को धकेल दिया गया है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात है, इसलिए कि शिक्षक संघ ने भी इसका विरोध किया है। 8 घंटे अगर स्कूल में काम करने के बाद, बच्चों को पढ़ाने के बाद, और ये शिकायत रहती है, सुन लीजिए, और ये शिकायत रहती है कि पूरा कोर्स कंप्लीट और सब सब्जेक्ट के लिए टीचर नहीं है, तो 8 घंटे काम करने के बाद अगर आप उनको गांव में भेजिएगा कि आप जाइए, कोई महिला टीचर है, कोई दिव्यांग टीचर है, और जाइए आप डेटा कलेक्शन करके लाइए, और हम आपको ओवर टाइम देंगे या नहीं देंगे, ये एक प्रावधान का विषय हो सकता है। तो आप सही आंकड़ा का उम्मीद कैसे कर सकते हैं? हम लोग वो भी डेटा देखे हैं कि एक ही घर पे खड़ा होकर पूरा गांव का जो है कि पंचांग लिखा जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें भी पूरा अभी से ही इसका इतिहास आप बता रहे हैं कि कैसे क्या कुछ होगा। चलिए, तो जातिगत जनगणना होने वाली, अब देख लेते हैं क्या होगा। इनका भी कहना कहीं ना कहीं सही भी है कि शिक्षकों के ऊपर ही जिम्मेदारी है। और हमने भी कई बार देखा है कि अगर कोई किसी चीज़ को लेकर शिक्षक जाते हैं तो एक ही दरवाजे पर बैठते हैं और अपने छात्र से कहते हैं कि जा फलाना कि यहाँ पूछ के आवक कितना लोग बात है, मैं यही जी बैठल बैठल लिख देता नहीं। बहरहाल देखने वाली बात है। बिहार में जातिगत जनगणना शुरू हो गई है, 500 करोड़ रुपए खर्च होने वाले हैं। क्या होगा वो तो समय बताएगा, और कितने जाति के लोग हैं, कितनी संख्या होगी, ये भी समय बताएगा। बने रहे हमारे साथ और देखते हैं द इंडिया टॉक।